Hello students, welcome to the class of Megamind Euteria. In previous lecture we have studied about Gauss law, and today in this lecture we will study about the most important topic, application of Gauss law. आज का हमारा ये टॉपिक गॉस लॉ के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि गॉस लॉ का यूज करके कैसे हम एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक लाइन चार्ज के कारण डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि जो गॉस लॉ होता है उसमें जो फ्लक्स होती है बच्चों, EDS, ये जो होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है। फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 के इक्वल होता है। ये हमने गॉस लॉ में देखा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास चार्ज है जो इनसाइड लेनी है। ये चार्ज है वो इनसाइड होता है, सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है। ε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है और ε0 की जो वैल्यू होती है वो 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस लॉ से बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास चार क्वांटिटी दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया, चार्ज और ये कांस्टेंट वैल्यू ε0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ज़रा देखें इसको। सपोज कर ले हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर कांस्टेंट मिले, कोई ऐसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिले, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और सिर्फ DS का, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन वैसी सरफेस कहाँ पे होती है, जैसे हम सपोज कर लें एक ऐसी सरफेस, ये सरफेस को सपोज करते हैं, यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है। देख लेते हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे, यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर है क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो ये लोकेशन और एक ये लोकेशन, इन दोनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पर एंगल जो यहाँ पे दिख रहे हैं cos थीटा, ये एंगल अगर देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर बच्चों ये होगा। इसके बीच का एंगल यहाँ पर सपोज कर लेते, ये हमारा सरफेस था, इसके बीच का एंगल है 0 डिग्री। यहाँ पर ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगी और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ और मिलती है, यहाँ थीटा कुछ और मिलता है, यहाँ पर थीटा कुछ और मिलता है। तो डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो रही है और थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो इन दोनों को इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये cos थीटा, इन दोनों की वैल्यू हमको सेम चाहिए। अगर सेम रहेगी तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और DS का इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड हो जाएगी। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम कहाँ पर होती है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है और यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज रख दिया। अब इस सरफेस के कारण इस लोकेशन पर, इस सरफेस के कारण इस लोकेशन पर, यहाँ पर, यहाँ इस लोकेशन पर देखें, इस लोकेशन पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, हर जगह चार्ज से इस लोकेशन के डिस्टेंस R है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, यहाँ भी E, और इन सभी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू समान है। और यहाँ पर एंगल भी देखें, T एरिया वेक्टर हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल भी सेम मिल रहा है, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि डिस्टेंस R है, यहाँ भी R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों लोकेशन की सेम होगी। तो ऐसे सरफेस में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो ये सरफेस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये सरफेस क्या है, तो ऐसी सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। यह सरफेस क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस होता है। अब देखते हैं गॉसियन सरफेस का डिफाइन कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, गॉसियन सरफेस एक्चुअली होता क्या है उसको देख लेते हैं। बच्चों गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं? गॉसियन सरफेस देखते हैं। गॉसियन सरफेस around a charge is an imaginary surface such that electric field intensity E at all points on the surface is same। गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह सरफेस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आती है। गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज इज एन इमेजिनरी सरफेस, इसको हम क्लोज सरफेस ही बोल सकते हैं, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम। मतलब किसी चार्ज के, किसी आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक समान होती है, उसी सरफेस को, उसी पृष्ठ को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। जैसे हमारा ये जो पृष्ठ है गॉसियन सरफेस हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी, मतलब हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिमिलर है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियन सरफेस के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। दूसरी पॉइंट ये होगी गॉसियन सरफेस के लिए कि एंगल बिटवीन ई एंड ए इज सेम। ये भी सेम होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम। यहाँ पर देखते हैं एंगल, यहाँ पे जो एंगल है वहीं पे है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, हर जगह पर कहीं भी जाए, कहीं किसी भी पॉइंट को उठा लें, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सरफेस के अंदर दो ऐसे लोकेशन को मिल जाते हैं जहाँ पर एंगल डिफरेंट होता है, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर ई और ए दोनों के बीच की एंगल भी सिमेट्री होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी सिमेट्री होती है। आगे देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है +Q, ये +Q एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण इसके r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P।
पॉइंट क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने सपोज किया P, और इस पॉइंट P पर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। यानी सपोज अ पॉइंट चार्ज Q and at a distance of r, a point P situated where we have to find E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमने बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमको एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस खींचना पड़ेगा, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो ये r डिस्टेंस सपोज करके यहाँ से इधर r, हर डायरेक्शन में r डिस्टेंस सपोज करके हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ किसी भी लोकेशन पे चले जाए r डिस्टेंस है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यहाँ ये भी डिस्टेंस r है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इधर भी r, हर जगह r है। डिस्टेंस चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस हर पॉइंट पे r है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया, ये स्मॉल सरफेस एरिया है, दिस इज ds, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, एंड देयर इज एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द स्मॉल सरफेस, दैट इज A। ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इसके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ इस सरफेस पे सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, यानी यह एक गॉसियन सरफेस है। तो हमने लिया क्या, सपोज ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस D, एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस R, ए पॉइंट P सिचुएटेड वेयर वी हैव टू फाइंड E। यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है, P है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू ds की वैल्यू फाइंड करेंगे। E ds, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E ds cos थीटा। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी E ds cos थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है बच्चों 1 होती है, तो ये हो जाएगी E ds। E कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इसको फर्दर लिख लेंगे ds एरिया, सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और इसका सरफेस एरिया एक स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा मिल गया क्लोज इंटीग्रेशन E ds। नाउ इसके अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q। Q इज द चार्ज inside the Gaussian surface। Now by Gauss's law, closed integration E ds is equal to Q by epsilon नॉट। ये Q जो है इनसाइड चार्ज है, E ds की वैल्यू हमने अभी यहाँ फाइंड किया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर,
ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस ऑफ R। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई जो पॉइंट चार्ज Q की वजह से हुआ, और ये डिस्टेंस कहाँ पर हुआ, R डिस्टेंस पे हुआ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज़ को देख लें, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ग्राफ आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये R और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। देखते हैं एक अनदर टॉपिक, एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। एक लंबी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखना है बच्चों। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, ये आगे तक चला जाएगा। इस चार्ज कंडक्टर के वजह से हमने एक R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज किया। इस चार्ज स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर की वजह से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सपोज किया। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, ये हमें इस टॉपिक में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसी सरफेस होनी चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम मिले। तो देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसी सरफेस ड्रॉ कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर देखें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नज़दीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे फिर कम हो रही है, इधर आते हैं यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया, कम हो गया। तो डिफरेंट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये गॉसियन सरफेस, हमको ऐसी सरफेस मिलनी चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस नहीं बनाएंगे। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस नहीं बना पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो फिर करेंगे क्या, हम एक ऐसा सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम मिले। जैसे यहां से एक सिलेंड्रिकल शेप हम यहां पे अज्यूम करते हैं। सिलेंड्रिकल शेप
ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जो इस चार्ज के चारों तरफ है। जैसे हमने क्या किया, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, जैसे एक हमारे पास एक शेप है, ये एक शेप हो गया, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। हमने इसमें एक लाइन चार्ज को ऐसे रख लिया, लीनियर कंडक्टर मतलब एक रेखीय चालक को ऐसे हम रख लेते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। एक स्ट्रेट कंडक्टर और इसके चारों ओर की सरफेस गॉसियन सरफेस। ये जैसे यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हो गया चारों तरफ, और बीच में एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ इस चालक की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से सभी लोकेशन पे इधर 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 हर एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाती है। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। यह गॉसियन सरफेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो लिख लेते हैं, कंसीडर ए लॉन्ग, कंसीडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर and having linear charge density लैम्डा। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने पिछले क्लासेज में देखा था। लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्यू बाई इसकी लाइन, सपोज कि हमने इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लेंथ जो है वो एल है, तो Q बटा एल इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज Q लैम्डा इंटू एल। दिस इज आवर टोटल चार्ज। नाउ हमको EDS की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें लिख लेते हैं, लेट्स we draw a Gaussian surface coaxial to the cylindrical मतलब गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस के कोएक्सियल है। हमने ऐसी एक कोई सपोज हाइपोथेटिकल सरफेस को सपोज किया, एंड एट ए डिस्टेंस आर एट पॉइंट P we have to find E। मतलब एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया और इस सरफेस से, इस चार्ज कंडक्टर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल चार्ज बच्चों लैम्डा इंटू एल था। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है क्लोज इंटीग्रेशन EDS की वैल्यू। EDS E की वैल्यू तो हर पॉइंट पे सेम है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस हमने लिया DS, ये DS एक स्मॉल सरफेस है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर होगा और इसके बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री। यहाँ पर है एक सरफेस हमारा, ये भी है। दिस सरफेस इज कर्व सरफेस, ये जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है
और ये जो सरफेस है फ्लैट सरफेस है। दो फ्लैट सरफेस मिल रही है। जैसे अगर एक सिलेंड्रिकल शेप हम ये जूम करें तो ये इसकी लीनियर लाइन चार्ज है और ये इसकी सिलेंड्रिकल शेप है। तो दो सरफेस मिल रही, एक सरफेस ये जिसको बोलेंगे कर्व सरफेस और एक सरफेस ये जिसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। तो ये दो फ्लैट सरफेस मिली, दिस इज फ्लैट सरफेस है, यह एक फ्लैट सरफेस है और यह एक कर्व सरफेस है। तो दो सरफेस पे हमको अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देख लेते हैं EDS को लिखेंगे कर्व सरफेस के लिए प्लस क्लोज इंटीग्रेशन EDS की वैल्यू चेक करेंगे फ्लैट सरफेस के लिए, एक और EDS फ्लैट सरफेस। दो फ्लैट सरफेस मिल रही है, एक यहाँ की एक यहाँ की। यहाँ पर देखते हैं कर्व सरफेस के लिए EDS, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे EDS cos थीटा, EDS cos और थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 0 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं फ्लैट सरफेस के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन दिस वे एंड एरिया वेक्टर ऑन दिस वे, देन देयर इज एंगल 90 डिग्री। सेम एज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री। तो फ्लैट सरफेस के लिए थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री, ये कर्व के लिए था और दिस इज फ्लैट। और यहाँ देख लेते हैं EDS cos 90 डिग्री, ये भी फ्लैट के लिए हो। बच्चों ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा EDS, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं DS और दिस इज 0 एंड दिस इज 0। और DS का सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया जो होता है बच्चों 2πRL होता है। तो E इंटू 2πRL ये निकल गया EDS की वैल्यू। टोटल चार्ज हमें पता है, यह हमारा टोटल चार्ज है Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉसेस लॉ, EDS Q बाई एप्सिलॉन नॉट। EDS की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 2πRL और Q टोटल चार्ज, Q जो है ये इनसाइड का टोटल चार्ज है, इनसाइड का वो लैम्डा इंटू L और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमको E की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2πRL नीचे आ जाएगा तो 1/2π L से L कैंसिल हो जाएगा, 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई R। ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक लोकेशन P पर मिली 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। यहाँ पर देख रहे हैं R और E में क्या रिलेशन है, तो देख रहे हैं जो E होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ये चीज़ को देखना। अगर इसी ग्राफ देखें तो ग्राफ मिल जाएगी ये। तो अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर के कारण किसी लोकेशन P पर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R मिला। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती। तो अभी हमने देखा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। और हम देखते हैं एक प्लेन शीट के कारण, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity due to a infinitely plane charged sheet। एक अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसे देखेंगे। जैसे सपोज करें ये एक सरफेस है, प्लेन शीट है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, यहाँ से यहाँ, यहाँ, इधर, इधर भी हर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, सेम है यहाँ पर। अब देखते हैं, हमने यहाँ से एक पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ से इस डिस्टेंस पर P, इस सीट से P डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया P, जहाँ पे इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? गॉसियन सरफेस क्या स्फेरिकल ड्रॉ कर सकते हैं इस पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्फेरिकल अगर गॉसियन सरफेस इस शीट पर ड्रॉ करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ से सपोज किया हमने, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, और इस यहाँ से लेकर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। यहाँ से इस पॉइंट से ये इस सरफेस के सिलेंड्रिकल सरफेस को इस प्लेन शीट को पंचर करते हुए सीधे इधर निकाल दिया हमने। तो देखें जरा इसे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगेन सेम होगी, E होगी। यहाँ पे भी हमने एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया P। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। यहाँ देखते हैं थीटा की वैल्यू 0 मिलती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, एरिया वेक्टर इधर होगा, और अगेन थीटा यहाँ पे भी 0 डिग्री है। गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ड्रॉ किया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है, और इस पर गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस को हमने प्लेन शीट पे ऐसे एक सिलेंड्रिकल शीट है, इसको हमने इस गॉसियन सरफेस को पंचर करते हुए सीधे इस एंड तक निकाल देते हैं। ये सिलेंड्रिकल सरफेस इस प्लेन शीट जिस सरफेस पे चार्ज क्यू है, इस पर हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को बनाया, और जो इसको पंचर करते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। यानी ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हो गई, ये एक शीट, और ये गॉसियन सरफेस, ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाते हैं तो 2 सरफेस यहाँ पे हमें मिलती है। गॉसियन सरफेस 2 डिफरेंट टाइप की मिलती है। एक तो यहाँ पर, और ये सरफेस फ्लैट सरफेस है, एक पीछे इसके ये भी सरफेस एक फ्लैट है, और एक सरफेस जो ये है, ये सरफेस जो है, ये वाले सरफेस जो हो गई, जैसे हमने ऐसे गॉसियन सरफेस बनाया, तो यहाँ पर ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे एक हमको एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं, इस सरफेस पे हमने ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इस कर्व सरफेस पे इधर होगी,
यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एरिया वेक्टर देखते हैं, ये भी इधर होगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, इसके बीच का एंगल है 90। सेम वे इधर भी, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इसके बीच का एंगल है 90। तो कर्व सरफेस पे ई और ए के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री है और फ्लैट सरफेस पे ई और ए के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो देखते हैं, लेट्स कंसीडर ए गॉसियन surface to be drawn in the shape of cylinder such that axis of cylinder is normal to the plane sheet. At a distance of r, a point P situated on the flat Gaussian surface both the end to end, दोनों इंड पे हमने एक गॉसियन सरफेस, फ्लैट गॉसियन सरफेस बनाया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देख लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं E इंटू डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ए डी एस निकाल लेते हैं। ई डी एस जो होगा वो दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस के लिए होगा। ये दो फ्लैट सरफेस हो गई और एक कर्व सरफेस हो गया। तो ये ई डी एस जो आएगा, हमने लिखा ये कर्व सरफेस के लिए लिखा, प्लस ई डी एस जो है ये फ्लैट सरफेस के लिए है। फ्लैट सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, ये सरफेस नंबर 2 है। तो फ्लैट सरफेस नंबर 1 प्लस ई डी एस, ये फ्लैट सरफेस नंबर 2 है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ई डी एस, इसका वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो ए डी एस कॉस थीटा आएगा और कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 है। तो यहाँ पे हो जाएगी ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें 0 मिल जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया 0 प्लस यहाँ पर ये मिल जाएगा, ई कांस्टेंट है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये ई, और डी एस का इंटीग्रेशन एस प्लस इस फ्लैट सरफेस के लिए ये बाहर आ गया और डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया। यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 2ES। नाउ अब देखते हैं चार्ज कितना है। टोटल इसकी चार्ज सपोज करें Q है, लेकिन हमें पता है कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वही चार्ज हमें लेना है। तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस कौन सा चार्ज हुआ, ये वाला चार्ज, दिस इज द चार्ज। क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमारा एक फ्लैट सरफेस है, कोई एक फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन शीट है,
और प्लेन शीट के अंदर ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो सरफेस दिख रही है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज हमको लेना है, वही इस सरफेस के अंदर आएगी और इनसाइड चार्ज हमको गॉसियन सरफेस के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे मिल क्या जाएगा हमें, यहाँ देखते हैं टोटल चार्ज डेंसिटी जानते हैं, टोटल चार्ज क्यू है, प्लेन शीट का चार्ज क्यू है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया की इक्वल होती है। यानी कि ये जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ से टोटल चार्ज जो है बच्चों Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। तो देखें गॉस लॉ है, नाउ अप्लाइंग गॉसेस लॉ, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो Q था यहाँ पे इनसाइड चार्जेस है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है 2ES, रख लेते हैं इसको, 2ES इज इक्वल टू Q, टोटल चार्ज यहाँ पे सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस कट गया, तो सिर्फ E की जो वैल्यू हमें मिली वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल गई। ये हमारे पास इक्वेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिला हमें, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन शीट के कारण है r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे। लेकिन इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ क्लियर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r नहीं है, इस इक्वेशन में r नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक प्लेन शीट की वजह से वो r पर डिपेंड नहीं करता है। तो E इंडिपेंडेंट ऑफ r, E जो होता है वो r पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे हम यहाँ पर देखें, इस लोकेशन पर देखें, इस लोकेशन पर देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें उतना ही मिलने वाली है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, r पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सीट है बहुत दूर चले जाए तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतना ही रहे। लेकिन हमने एजप्शन क्या किया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण है। इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब हुआ ये बहुत बड़ा शीट है, एक बहुत बड़ा शीट है, और उसके कंपेयर में ये ऊपर चला जा रहा है, ये मतलब ये बहुत बड़ी शीट है, इसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो r पे डिपेंड नहीं करेगी। और इनफाइनाइट का मतलब ये भी नहीं हुआ कि यहाँ पे आप आकाश से पाताल तक चले जाओ, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो एक इनफाइनाइट शीट के लिए है, मतलब उसकी शीट बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो r पे डिपेंड नहीं करती है। इसकी ग्राफ कैसे मिलेगी हमें, तो ग्राफ कैसे मिलेगी, r पे तो डिपेंड करता नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r पे नहीं डिपेंड करता है। तो हमने देखा अभी एक प्लेन शीट के कारण, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल की घंटी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।